अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पावर शो के साथ मैं हूं उस्मा खान रूमी। नाजरीन, वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है और उस रूलिंग को कलअदम करार दे दिया गया है और ये कहा गया है कि ये मुकम्मल गैर आईनी इकदाम था और कौमी असम्बली को इसके बाद बहाल कर दिया गया है। अदालत की तरफ से यह हुक्म दिया गया है कि 9 अप्रैल को कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाए और तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग कराई जाए, यानी कि 3 अप्रैल को जो मामला थे वो नए सिरे से जो है वो कल तय होने जा रहे हैं। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद आज स्पीकर की जानिब से कौमी असम्बली का इजलास बुलाया गया है। कल सुबह 10:30 बजे ये इजलास बुलाया गया है और आज इसी सिलसिले में कि क्या हिकमत अमली अपनाई जाए, बहुत से इजलास तलब किए गए वज़ीर आज़म की तरफ से और इन इजलासों में जो फैसला किया गया वो ये किया गया कि कौमी असम्बली का जो इजलास है उसको जितना हो सके प्रोलॉन्ग किया जाए और ये कहा गया कि इजलास रात गए तक जारी रह सकता है। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म बार बार बैरूनी साजिश का जिक्र कर रहे हैं और बार बार ये इल्जाम लगा रहे हैं, जबकि मुतल्लिका हुकाम का इस हवाले से ये कहना है कि बैरूनी साजिश के अभी तक कोई शवाहिद नहीं मिले। अस्करी ज़राए ने जितने मुल्की और गैर मुल्की इंटरव्यूज दिए हैं उनमें भी यही बात कही जा रही है कि बैरूनी साजिश के कोई शवाहिद अभी तक नहीं मिले हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसियां जो हैं वो वज़ीर आज़म के बयान करदा नतीजे पर नहीं पहुंची हैं। कुछ तज्जियाकारों के मुताबिक इमरान खान ने इस मुरासले को अपनी ढाल बनाया है, फेस सेविंग के लिए इस्तेमाल किया है और वो इसमें कामयाब भी रहे हैं, ऐसा कहना है बाज तज्जियाकारों का। और कितना कामयाब रहे हैं और कौमी असेंबली का इजलास प्रोलॉन्ग करने के पीछे क्या राज है, क्या मकासद छुपे हैं, इस पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। दूसरी तरफ धमकी आमेज खत पर विफाकी हुकूमत ने गैर मुल्की साजिश की तहकीकात के लिए जनरल रिटायर्ड तारिक खान की सरबराही में कमीशन कायम करने का ऐलान किया था, लेकिन अब ताज़ा तरीन अपडेट यह है कि तारिक खान ने कमीशन की सरबराही से माजरत कर ली है। नाज़रीन, आज हम इन्हीं तमाम मामलात पर डिस्कस करेंगे और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं माहिर कानून जस्टिस नाहिद साहिबा, ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद होंगे स्काइप लाइन पर और रहनुमा मुस्लिम लीग नून निहाल हाशमी हमारे साथ मौजूद होंगे। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे इस्लामाबाद स्टूडियो से उस्मान बसरा साहब मौजूद होंगे। ताज हैदर साहब, सेनेटर ताज हैदर साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त का। जस्टिस नासरा जावेद साहिबा, आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी कि सबसे पहले तो कल जो एक सुप्रीम कोर्ट का जो बहुत अहम फैसला आया और जो जितनी भी रूलिंग थी उसको जो है वो कलअदम करार दे दिया गया, गैर आईनी करार दे दिया गया और ये 5 जजेस ने जो मुत्तफिका फैसला किया, इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट ने अदालत का जो पार्लियामेंट में मुदाखलत का इख्तियार है वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई लाइन खींची जानी चाहिए थी कि जहां पर जो है वो एक बारीक लाइन के जहां पर पार्लियामेंट फैसला अपना ना कर सके वहां पर अदालत मुदाखलत कर सकती है और उसी को बुनियाद बनाकर ये फैसला दिया गया। तो क्या आप समझती हैं कि क्या इस फैसले के बाद ये वजाहत कर दी गई है कि कहां पर किन मामलात में और किस किस जगह पर अदालत पार्लियामेंट के मामलात में मुदाखलत कर सकती है? सही, जस्टिस नासरा साहब अभी कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगी। सेनेटर ताज हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ताज हैदर साहब, बताइएगा कि ये जो प्रोलॉन्ग करने की कोशिश की जा रही है कौमी असेंबली का इजलास और ये कहा जा रहा है कि रात गए तक जारी रहे, इसके पीछे क्या मकासद है? ये उनसे पूछिए, मेरी तो समझ में ही नहीं आता कि क्यों ये कर रहे हैं और शायद डॉलर को फिर से बढ़ाना चाहते हो। आपके ख्याल में क्या मकासद हो सकते हैं? जी नहीं, मुझे क्या पता, और मैं तो इस पर बात भी नहीं करना चाहता। देखिए, बड़े बड़े चैलेंजेस हमारे सामने है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन का चैलेंज हमारे सामने है, इकोनॉमी को ठीक करने का चैलेंज सामने है, हमारे बलूचिस्तान का इतना बड़ा मसला है हमारे सामने, तो इस फिर वेजेस को कैसे बढ़ाया जाए, मुल्क की प्रोडक्शन, ये तमाम चीजें हैं कि जिसपे पार्टी पिछले 2 साल से मुझे ये असाइनमेंट दिया हुआ है कि आप इस पे तजावीज जमा करें और सब मालूम करें कि इकोनॉमिक बेस को कैसे स्ट्रेंथन करेंगे हम। तो ये चैलेंजेस हमारे सामने हैं। अब ये बच्चों वाली बातें, इनको लेके हम बैठ जाएं, मेरे ख्याल से तो
लेकिन ताजउद्दीन साहब, सबसे पहले तो कल का इजलास है ना, ये तो बाद के मामलात हैं। अगरचे ये आपकी इस बात से ये लग रहा है कि ऑपोजिशन फुल तैयारी करके आई है, और जो इस पूरे अरसे में जिस बुहरान का शिकार रहा है मुल्क, और मईशत जिस तेजी से गिरी है, और जो मामलात ठीक होने हैं उस पर ऑपोजिशन अपना होमवर्क साथ साथ करती रही है, ऐसा लग रहा है। तो लेकिन कल का इजलास जो है वो बहुत अहम है। तो कल के इजलास के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी है कि अगर प्रोलॉन्ग किया जाता है वोटिंग को भी, तो फिर आप क्या स्ट्रेटेजी अपनाएंगे? उसमें स्ट्रेटेजी की क्या बात है, लोग वहां बैठे होंगे, तो वो जब भी स्पीकर कहेंगे कि वोट लिया जाएगा, लोग वोट दे देंगे। उसमें क्या कोई ऐसी रॉकेट साइंस की जरूरत तो नहीं है। वो कहेंगे कि जनाब वोट दिया जाए, ऑपोजिशन के अरकान अपनी गैलरी में चले जाएंगे, एक एक करके उनके नाम लिख लिए जाएंगे, वोट कर लिया जाएगा, गिनती कर ली जाएगी। मेरे ख्याल से मईशत को संभालना या फ्री फेयर इलेक्शन कराना वो कहीं ज्यादा अहम है इस गिनती से। ये तो कोई बच्चा भी कर सकता है ना, कि चलें भाई जो भी इस तहरीक के हक में है वो इस गैलरी में चले जाए। तो मतलब कोई 8वीं 9वीं का बच्चा भी ये कर सकता है। लेकिन फ्री फेयर इलेक्शन कराने कल जो है वो जो बड़ी प्रॉब्लम है वो ये कि बगैर सेंसस के ये इलेक्शन कराने पड़ रहे हैं, जिसका मतलब है कि हमारी सीटें जो हैं, मतलब सिंध के साथ जो पहले हुआ था वो फिर होने जा रहा है। तो ये तमाम चीजें जो है, बस ये बड़े बड़े चैलेंज हैं कि अब यानी आज मैं दिन भर इस पर सेंसस पे ही काम करता रहा हूँ। तो इस वक्त जरा बाहर निकला था बेगम को लेके, तो कहीं जाके चाय बारह गर्दी की, फिर वापस आ गया हूँ, फिर बैठ जाऊंगा अपने कंप्यूटर पे। ये मामला है। ठीक, लेकिन ये जो काम है ठीक हो गया। उस्मान बसरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ठीक, आप काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं कि कल जीत आपकी होगी। उस्मान बसरा साहब, आप क्या यानी रद्दारी का इल्जाम लगा, कुछ दोस्त कहने लगे अरे ताज साहब ये क्या हो रहा है, मैंने कहा यार जेल चले जाएंगे, क्या पहले नहीं गए? इसमें ऐसी क्या बात है? तो वो भी कैसे लगे कि हाँ साहब सही, ऐसे इल्जाम आप तो लगाए जाते रहे हैं, माजी में भी लगाए जाते रहे हैं, और सियासतदान मेरा ख्याल है इस चीज के आदी हो गए हैं। इन्होंने मुस्लिम लीग वालों को इतनी ट्रेनिंग दे दी जेलों की कि मतलब अब कोई ऐसी बात, हालांकि मुझे कभी मजा नहीं आया जेल में। मैंने एक सीरियल भी लिखा था, उस पर मुझे टीवी अवार्ड मिला था, 4 लाख रुपए में पीटीवी ने वो सीरियल ले भी लिया था जब मैं पिछली दफा। लेकिन अब ज्यादती 12-13 साल हो गए, मैं जेल ही नहीं गया। तो अब ये गद्दारी का इल्जाम लग रहा था, कुछ चांस हुआ था। आप जेल को मिस कर रहे हैं। ठीक, उस्मान बसरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कादिर साहब उनसे मैं बात करूंगी। सही, उस्मान बसरा साहब, आप एक मर्तबा फिर आपकी जो पार्टी है वो बड़ी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है, अगरचे कि जो 3 अप्रैल को जो कुछ भी हुआ उसके बाद आपने देखा कि जो अपोजिशन है वो 197 का जो टारगेट है जो उनका था उसको अचीव करने में बासानी कामयाब हुई। लेकिन अभी भी आपके इतना कॉन्फिडेंट होने की क्या वजह है? अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, इसके अंदर कोई दूसरी राय नहीं है कि पाकिस्तान की रियासत की हुकूमत के ख़िलाफ़ एक बैरूनी साजिश जो है वो बपा है। पाकिस्तान की इस हुकूमत के ख़िलाफ़ बाहर से बैठ के एक बैरूनी कुव्वत जो है उसने एक साजिश की है। आपके सामने ये लेटर गेट इसके ऊपर बिल्कुल क्लियर है। एक ऐसा ख़त मौजूद है जो एक धमकी दी गई है पाकिस्तान की। जब मैं पाकिस्तान की बात करता हूँ तो इस्लामी दुनिया की वाहिद एटमी ताकत पाकिस्तान की हुकूमत को हटाने के लिए हुक्म जारी किया गया है अमेरिका की तरफ से, नाम लेके सबको पता है इसका। और पाकिस्तान में ये कहा गया है कि अगर आपने इनको अदम एतमाद के जरिए जो कि पेश होने वाली है, अगर आपने इसको ना हटाया तो आपको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ेंगे। अब मसला ये है कि या तो वजीर आज़म पाकिस्तान जो है लेकिन बसरा साहब यहाँ पे आपको इंटरप्ट करूंगी कि जो मुतल्लिका हुकाम हैं और अस्करी ज़राए हैं, जो पाकिस्तानी एजेंसियां हैं, उनका ये कहना है कि वजीर आज़म ने जो बयान दिया खत से मुताल्लिक
वो उन्हें उसमें कोई शवाहिद नहीं मिले हैं। तो अभी आपने तहकीकाती कमेटी भी बनाई और किसने कहा है? कमीशन बनाया, तहकीकाती कमीशन। किसने कहा है कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म में कोई शक? किसने कहा? मुख्तलिफ मुल्की और गैर मुल्की नाम नहीं, ज़राए को छोड़े, ज़राए कोई नहीं, नाम में बताया ना मुझे, किसने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म ने जो बात की उसमें वो कोई सॉलिड एविडेंस नहीं? किसने कहा है आपको? Who said this? नहीं तो आप नाम बताएं ना कि किस मुल्क ने जो है वो धमकी अमेरिका ने, वज़ीर आज़म ने कहा है। और कैसे नाम ले आपको? कोई मीनारे पाकिस्तान पे चढ़ के कहा जाए कि किसने किया है? टेलीप्रॉम्प्टर पे मेरी बात सुने ना, टेलीप्रॉम्प्टर पे आपने दिखा दिया और कुछ दर्जात जो है वो टेलीप्रॉम्प्टर पे किसने दिखाया भाई? खत तो नहीं दिखाया। नहीं, उस्मा मेरे ख्याल में जैसे ताज हैदर साहब बाखबर नहीं है आपके सवालों के मुतल्लिक, मेरे ख्याल में आप समझ नहीं पा रही हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान के वजीर आजम ने कहा, जी देखिए ना, मैं कोई ऐसे बात नहीं कर रहा हूं कि ज़ैद बकर ने कहा, पाकिस्तान के वजीर आजम ने कहा, पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी के सबसे हायर फोरम ने को दिखाया गया और उन्होंने एक एलामिया जारी किया। उसकी लबो लहजा खत का बड़ा वाजिया है कि 7 तारीख को वो खत जो है वो पाकिस्तान को मौसूल होता है कि 8 को अभी तहरीक अदम एतमाद नहीं आई, कि 8 को एक तहरीक अदम एतमाद आएगी जो उनको पता था आएगी क्योंकि वो प्लान कर चुके थे। तो वो 8 को अगर इस वजीर आजम को रिमूव ना किया गया, किस कदर शर्म की बात है जब हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं कि हमारी हुकूमत को, जो पाकिस्तान की हुकूमत है, ये मेरी हुकूमत नहीं है, आपकी भी है, हारिस नवाज की है, अपना बैठे हुए पीपल्स पार्टी वालों की है, क्योंकि हुकूमत को उनको रिप्रेजेंट करिए पाकिस्तान के मुल्क को। उसको कहा जा रहा है कि 21वीं सदी के अंदर हुक्म दिया जा रहा है वायसराय की तरफ से कि अगर आपने इसको ना हटाया, इससे बड़ी कोई शेमफुल बात हो सकती है? वजीर आजम इसके ऊपर एडमिट हैं, वो बिल्कुल इसके ऊपर खड़े हैं। किसी सूरत भी इस साजिश को जो बाहर बैठ के की गई पाकिस्तान में रजीम चेंज के नाम पे, और वही साजिश जो एक डोनाल्ड लू है उसका वो एक पूरा आपके सामने वो चल रही है कि जब उसने सेनेट के अंदर बयान दिया कि 2 मुल्क है जिन्होंने हमें वोट नहीं किया यूक्रेन के ऊपर एब्सटेन रहे। आपके ख्याल में वजीर आजम बार बार ये कहते रहे हैं कि हमारी आजाद खारिजा पॉलिसी है, हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो इस बार बार इस चीज को वाज़ेह करने के बाद भी आप क्या समझते हैं कि वजीर आजम को क्यों टारगेट किया जा रहा है? ये वजीर आजम को इसलिए टारगेट किया जा रहा है कि पाकिस्तान की तारीख में भुट्टो साहब के बाद पहला वजीर आजम आया है जिसने कहा है कि हम एक एब्सोल्युटली नॉट बेस्ड पॉलिसी लेके चलेंगे, हम किसी की जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, पाकिस्तान किसी पराये मुल्क की जंग नहीं लड़ेगा, हम लोग अपना फैसला। हम इस चीज को नजरअंदाज नहीं कर सकते। दूसरी तरफ हम इस चीज को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि हम जो कर्ज ले रहे हैं वो IMF से ले रहे हैं। तो क्या फिर करें? लेट जाए अमेरिका के आगे? आप ये कह रही हैं कि अमेरिका को वर्ल्ड बैंक से ले रहे हैं? नहीं, मुल्क को फरोख्त कर दे अमेरिका को। IMF से कर्ज ले रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान IMF से कर्जा लेता है, तो अमेरिका का एक बंदा ला के बिठा दे पार्लियामेंट के अंदर कि वो वजीर आज़म बन जाए। ये कह रही हैं आप ये सुजेस्ट कर रही हैं? क्या कहना चाह रहे हैं हम समझ नहीं आ रही मुझे कि पाकिस्तान एक आजाद मुल्क है, पाकिस्तान की पार्लियामान है। देखिए, पाकिस्तान की एक पार्लियामान है, पाकिस्तान के लोगों ने वोट देके उसको वजीर आज़म मुंतखब किया है, और आप कह रही हैं क्योंकि IMF से कर्जा लेते हैं तो वजीर आज़म बमार पार्लियामेंट लेट से अमेरिका क्या है कि आपको ये कौमी सलामती कमेटी में लेके जाना चाहिए था, तो लेके गए ना, या आपको ये पार्लियामेंट में डिस्कस करना चाहिए था। ऑपोजिशन जमातों ने भी इस पे क्लियर स्टैंड दिया था कि अगर ऐसी कोई बात हुई और ऐसी कोई बात साबित होती है तो हम इनके साथ खड़े होंगे। और ऑब्वियसली जब हमने आपकी इस अपोजिशन पार्टी को, क्योंकि मुल्क में अगर इस तरह की बैरूनी साजिश अगर होती है तो ये बड़ी खतरनाक बात है कि अगर यहाँ पे रजीम चेंज की जाती है या अपनी हुकूमत चेंज की जाती है फौरन से। हमारे साथ इस वक्त ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब भी मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, ये तो बड़ी खतरनाक बात है कि अगर जो बाहर से, मतलब फौरन से कोई भी मुल्क उठ के पाकिस्तान के अंदर जो रजीम है, हमारी हुकूमत है या हमारी आजाद खारिजा पॉलिसी को जो है वो हमें टारगेट करता है या हमें बताता है कि हमने यहाँ पर किसकी हुकूमत कायम रखनी है, तो ये तो बड़ी खतरनाक सी बात हो जाएगी। पाकिस्तान एक सॉवरन इस्लामिक न्यूक्लियर स्टेट है और बड़ी अहम है और पहली दफ़ा उन्हें बिहेव करना शुरू किया है, और मेरे ख्याल में किसी को इजाज़त भी नहीं होनी चाहिए। हम आज़ाद मुल्क अपनी आज़ाद खारजा पॉलिसी रखते हैं और हमारी यही एक सांस भी है कि हम सबसे इंगेज रहना चाहते हैं, हमसे सबसे ताल्लुकात चाहते हैं, हम पीस में हर एक के साथ शराकत करना चाहते हैं, लेकिन लड़ाई में हम किसी के साथ नहीं होंगे। ये हुकूमत का मौक़िफ़ है। और जो लेटर की बात कर रही हैं, जिस तरीके से लेटर दिया गया है और वो केबल आई है, आई थिंक वो लेटर नहीं होना चाहिए। अमेरिकन की शुरू से आदत है, चाहे लियाकत अली खान की बात कर लें या अयूब खान को देखें, जुल्फ़िकार भुट्टो को देखें, उसके वजन जा को देखें,
दे कीप डूइंग इट एंड इट इज नॉट कहीं तो ना इसका कहीं मतलब ये है कि हर दौर में अगर ये अगर आप ही की बात को मैं लूं तो इसका मतलब ये है कि हर दौर में अमेरिका की इस हद तक मुदाखलत रही है। तो फिर ऐसा स्पेसिफिकली वजीर आजम को क्या लगा कि भाई अब ऐसा कुछ खास हो गया है कि अब वजीर आजम को हटाना जो है वो बेहतर है और वजीर आजम के खिलाफ साजिश की जा रही है और इसको इतना ज्यादा हाईलाइट किया जाना चाहिए अगर ये माजी से ही चल रहा है? देखें उस्मा, बात यह है कि फर्स्ट टाइम पाकिस्तान स्टार्टेड बिहेविंग लाइक अ इस्लामिक न्यूक्लियर सॉवरेन स्टेट। ना ये उनको पसंद नहीं आ रहा है। पहले तो हर एक उनकी बात मान जाते थे ना, आप उनकी हर बात कहते हैं, वो आपको डिक्टेट करते हैं। IMF वर्ल्ड बैंक, IMF वर्ल्ड बैंक का ये मतलब नहीं है कि आप उनकी अपने मुल्क की आज़ादी को ख़त्म कर दें, उनकी बातें मानना शुरू करें। अगर वो आपको लोन देते हैं, आप उनका लोन उतारते भी हैं, वो कि हमारे पे एहसान नहीं करते, उसका सूद भी लेते हैं और दबा के सूद लेते हैं। लेकिन बात यह है कि अगर ये लेटर है, आइडियल तरीका ये है कि इसका एक कमीशन बना दें और उसमें इसको दूध का दूध पानी का पानी कर लें। आई थिंक तारिक को किया था, उन्होंने माजरत की है। अभी या तो ये सुप्रीम कोर्ट को लिख दें जी कि हाँ जी एक इम्पार्शल जुडिशियल कमीशन बना दें, या हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के जज को किसी को डिटेल कर दें, उनको बना दें, ताकि ये ऑपोजिशन ना कह सके जी इन्होंने अपनी मर्जी का लगा दिया। आई थिंक ये एक जेन्युइन बात है जो कि होना भी ऐसे चाहिए, वो जरूर कर लेना चाहिए। बट अदरवाइज बात यह है कि ये सोच समझ के करना चाहिए। हमारे मुल्क को इस वक्त बहुत प्रॉब्लम है, हम इस वक्त इंस्टेबिलिटी नहीं अफोर्ड कर सकते। एनार्की, पोलराइज तो हमारी पहले सोसाइटी हुई है, इसलिए लेकिन ब्रिगेडियर साहब जिस तरह से इल्जामात जैसे ऑपोजिशन पार्टीज भी हमारे मुल्क के लोग हैं, अगर इतने सारे लोगों को अगर गद्दार कह दिया जाएगा तो ये बड़ी खराब सी बात होगी, क्योंकि 20-22 करोड़ अवाम के नुमाइंदगान हैं जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। देखिए उस्मा, तो तहकीकात से पहले इल्जाम लगाना तो बड़ी खराब बात होगी ना। नहीं देखिए, वो नहीं कहा, कुछ सिलेक्टिव कुछ लोग हैं मेरे ख्याल में, तो मेरा अंदाजा है उन्होंने उनके बारे में बात की जो मुलाकातें करते रहे हैं और उसके बाद इसको ये इस स्टेज पे लाके नो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस डाल दिए। तमाम जो राबते हैं वो चलते रहते हैं, जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस होते हैं वो इसी तरह से चलते हैं। नहीं चलते हैं, लेकिन ये मेल मुलाकातें होती रहती हैं, चाहे इमरान खान ऑपोजिशन में जाके बैठेंगे तो तब ये भी मुलाकातें करेंगे इस तरह से। देखिए मुलाकात करना इज अ डिफरेंट थिंग। मुलाकात में एक स्पेसिफिक एम के साथ जाना कि क्योंकि वो मुलाकातों पे ही बात हो रही है ना, कि मुलाकात हो रही है। नहीं मुलाकात हो रही, उसके बाद फिर हुआ क्या, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ गया ना, इससे ज्यादा बात की जा रही है। और उसमें भी ये बात है कि आप देखें, आपको जो प्रेसिडेंट गवर्नमेंट ने कई जगह पर अमेरिकन से इत्तेफाक नहीं किया, चाहे वो आप बात करते हैं कि जापान अफगानिस्तान की बात करें या रशिया जाने की बात करें या उनको बेसिस देने की बात की, जिस प्राइम मिनिस्टर ने कहा एब्सोल्यूट नॉट। तो ये चीजें जो उनको नॉय कर गई हैं, दे वर वेरी वोकल। बात ये कि और उसके बाद एक एम्बेसडर को इस तरह थ्रेट कर देना, ये ऑनेस्टली आई फील कि ये एक सॉवरेन कंट्री के लिए नहीं होना चाहिए। कितना थ्रेट किया है, क्या किया है, लेटर की ऑथेंटिकेशन वो आप जो कमीशन बना ले। लेकिन ब्रिगेडियर साहब एक और जो मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात होते हैं वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस होते हैं, वो म्यूचुअल फायदे होते हैं, म्यूचुअल इंटरेस्ट होते हैं जिनकी बेस पर ये बनाए जाते हैं। इस तरह से क्लियरली आप किसी को भी ना तो थ्रेट करते हैं ना डायरेक्ट किसी को इस तरह से इंडिकेट करते हैं कि हम फला जगह पे मतलब एक सिंगल लाइन लेकर खड़े हुए हैं। आप डिप्लोमेटिकली मामलात को डील करते हैं, क्योंकि कुछ मामलात में हमारे कुछ ममालिक के साथ ताल्लुकात अच्छे होते हैं और कुछ में जो है वो दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात अच्छे होते हैं। तो इतना जो हार्ड लाइन लेना है वो बड़ी खराब सी बात नहीं होगी? उसमें बात यह है कि अगर एक मुल्क थ्रेट कर रहा है और एक प्राइम मिनिस्टर फील करता है कि मेरी गवर्नमेंट को डिसमेंटल करने के लिए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मिल के कॉन्स्टिट्यूंसी करके किया गया है, ठीक बात है, लेकिन उसको डिप्लोमेटिकली हल नहीं किया जाना चाहिए और उसको सिफारती तरीके से नहीं हल किया जाना चाहिए था। अब तो पानी सर से गुजर गया ना, अब तो एक ही हल है, कमीशन बनाएं, देखें कौन गलत है कौन ठीक है, उसके बाद जो इसमें है उसको जो भी सजा होती है मुल्क के लिए बेहतर होना चाहिए। आइंदा के लिए पाकिस्तान एक बहुत अहम मुल्क है, हमारी जियोस्ट्रेटिक लोकेशन बहुत अच्छी है, हमें इकोनॉमिक तरक्की नहीं करने देते, क्योंकि हम CPEC बना लेंगे इकोनॉमिक तरक्की करेंगे। सब कुछ इस वजह से किया जाता है, कहीं ना कहीं डिले होता जाए और CPEC ने अगले अल्टीमेटली अमेरिकन क्या चाहते हैं, चाइना से दूर हो जाओ, CPEC नहीं बनाए, रशिया से नहीं मिले,
सिर्फ उनकी जी हजूरी करें, दे आर वेरी हैप्पी विद यू। ब्रिगेडियर साहब, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे करना चाहूंगी कि सीपैक वाला मामला जो है उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब आई थी तो उसको बहुत ज्यादा टारगेट कर रही थी, अगरचे कि अब ये कहा जा रहा है कि सीपैक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है और जो हमारी माशी तरक्की है उसके लिए बहुत जरूरी है। एक ब्रेक से वापस यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाजरीन, माहिर कानून जस्टिस नासरा जावेद साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। आपको मैं खुशामदीद कहूंगी। जस्टिस नासरा साहिबा, एक तो फैसला है जिस पर तमाम जजेस भी मुत्तफिक हैं और तमाम आइनों कानून को समझने वाले भी मुत्तफिक हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये फैसला आइन के ऐन मुताबिक है, लेकिन असल मामला था कि अदालत पार्लियामेंट में मुदाखलत कर सकती है या नहीं। क्या इस फैसले के बाद आप समझती हैं कि यह भी वाज़ेह हो गया है कि अदालत कब कब किन किन मामलात में और किस हद तक मुदाखलत कर सकती है? जहाँ तक मुकन्नना का ताल्लुक है, कानून साजिश करते हैं, अगर वो ऐसा कानून बनाए तो आइन के साथ मुतसादिम है या आइन के हदूद से बाहर है, तो कौन देखता है? अदलिया देखती है या नहीं? इसी तरह अगर बिल्कुल गैर कानूनी गैर आईनी कोई इक़दाम उठाए जाए पार्लियामान, तो उसके बारे में भी हक अदलिया को ही है। और अब तो उन्होंने आज खुद नोटिस लेके तो इसे एग्जामिन किया है। यकीनन उनको भी पता था ना कि उनके हदूद क्या है इख्तियार पे, और उन्होंने कहा था कि हम सिर्फ 6 पॉइंट के ऊपर देखेंगे कि क्या गैर आईनी थे इक़दाम स्पीकर, और उसी को फिर हम अगर समझेंगे कि गैर आईनी थे तो हम इसको स्ट्राइक डाउन कर देंगे, और वही उन्होंने किया। और दूसरा ये आइन में लिखा हुआ है कि जिस प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो ऑलरेडी टेबल हुआ है, तो वो उसके दौरानिए में नहीं रिजॉल्व कर सकता पार्लियामेंट में। वो भी बिल्कुल सरासर गैर आईनी था और आइन से मुतसादिम था, तो वो भी उन्हीं ने देखना था। बस इन्हीं 2 नुकात पे तो उन्होंने फैसला अपना साजिश किया, और उन्होंने किसी डिलीवरी या हॉर्स ट्रेडिंग वगैरह इन बातों पे उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि ये जो है ये पार्लियामान के अंदरूनी मामलात और जिनके ऊपर फिर शहादतें चाहिए, तो उन्होंने इसको लेने से इश्तिहाद किया, कुछ नहीं इस पे न कहा न सुना। सही। तो जस्टिस साहिबा, क्या आप समझती हैं कि ये जो गैर आईनी इकदाम किए गए 3 अप्रैल को, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने गैर आईनी करार भी दे दिया, कलअदम भी करार दे दिया और सब कुछ रिवाइज हो गया, तो क्या जिन्होंने ये इकदाम उठाया उन पर आर्टिकल 6 लागू होगा, या अभी इतना नुकसान नहीं हुआ कि आर्टिकल 6 जो है वो उन पर लग सकता है? आर्टिकल 6 तो हाई ट्रीजन है ना, तो हाई ट्रीजन तो इससे साबित नहीं हुआ। अगर गैर आईनी किसी ने किया तो अब जैसे अगर कोई गैर आईनी कानून बना दे, इसका ये तो मतलब नहीं है कि वो हाई ट्रीजन के इक़दाम उन्होंने किए, ऐसी तो बात है ही नहीं। सही। अच्छा जस्टिस साहब, ये भी बताइएगा कि ये बात दुरुस्त है कि पार्लियामेंट को अपने तमाम मामला जो है वो पार्लियामेंट में ही हल करने चाहिए, और ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए कि जो पार्लियामेंट में के जो मामलात हैं वो बाहर निकलें और दूसरे इदारों को जो है वो उन पर फैसले देने पड़े। लेकिन पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ 3 अप्रैल को और अदालत को मुदाखलत करनी पड़ी, तो क्या एक रास्ता नहीं मिल गया या एक रास्ता नहीं बन गया, खुल गया कि अदालत को पार्लियामेंट में मुदाखलत का इख्तियार मिल गया? कैसे इस रास्ते को अब बंद किया जा सकता है? ये तो है ही बंद। देखिए ना, उन्होंने तो बिल्कुल नहीं मुदाखलत की, उन्होंने किसी ऐसे पॉइंट को टेकअप किया ही नहीं जो सिर्फ पार्लियामेंट्री प्रोसीजर का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट अपने रूल्स ऑफ प्रोसीजर के मुताबिक खुद इसका फैसला करे, हम इसमें नहीं, बिल्कुल नहीं मुदाखलत करेंगे। क्यों रास्ता खुला इन्होंने? जैसे जो केल्सन की डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी थी ना, वो कह दिया कि ये इस मौके पे नहीं लगती। तो ये तो हर आइन में अगर कोई ऐसी सूरत आती है, कोई आइन तोड़ता है, तो उसके ऊपर जरूर अदालत में जाते हैं, जरूर ये बात होती है, और कभी उसको नजरिया जरूरत कह देते हैं, कभी उसको कह देते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी थी। हालांकि केल्सन ने तो बज़ाहिर वाज़ेह कहा था कि मैंने ये डॉक्ट्रिन इस वजह से तो तहरीर ही नहीं की थी, ये सब गलत इसका हो रहा है, और इसकी जो वो है तशरीह ये नहीं, दुरुस्त नहीं है, मेरे मुताबिक नहीं है।
सही। तो जस्टिस साहिबा, जो अभी कल कौमी असेंबली का इजलास बुलाया गया है और जिस तरह से वज़ीर आज़म हुक्म जारी कर रहे हैं कि उसको प्रोलॉन्ग किया जाए, तो आप इसको कैसे देखती हैं कि इसके कानूनी पहलू क्या होंगे, कि क्या ये अदालत के किसी फैसले से मुतसादिम तो नहीं है? डालने से रोका नहीं जा सकता, जबरदस्ती भी तो रोक लेते हैं ना, मुकैयद कर लेते हैं। मैंने कहा कि कोई किसी को रोकेगा नहीं, अपनी खुद बालिग राय दही से वोट डालेंगे, और अगर इसमें कोई फ्लोर क्रॉसिंग है तो उसके बाद अगर वो पार्टी टिकट से हुए हैं इलेक्ट, तो जाहिर है फिर वो अपनी सीट लूज कर सकते, लेकिन वोट तो उनका गिना जाएगा जिस तरफ उन्होंने डाला, और अब ये पता लग जाएगा कल ही तो वो ना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। और अगर सही, नहीं है ठीक हो गया। उस्मान बसरा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। जस्टिस साहिबा, उस्मान बसरा साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि तारिक खान ने जो कमीशन से की सरबराही से माजरत की है, उसकी वजह क्या है? ये तो आप तारिक खान साहब को फ़ोन करके पूछिए कि उन्होंने क्यों इनकार किया है। जब उनसे ये राय ली गई पहले कि आप ज्वाइन करेंगे, तो मैं नजूमी नहीं हूँ, मैं तो पहले कभी फॉल नहीं निकाली तोते की। जो हम आपको बता रहे हैं, पूरे पाकिस्तान को बता रहे हैं, उसके ऊपर सारा मीडिया डाउट कर रहा है कि जी खत वो असली नहीं है, खत किसी को दिखाया नहीं है, साजिश हुई नहीं है। तो तारिक खान के दिल की बात तो मैं नहीं पढ़ सकता हूँ, ये तो तारिक खान को फ़ोन करके पूछा जा सकता है। लेकिन कोई ना कोई वजह तो बताई गई होगी ना, जब मुझे तो उन्होंने उन्होंने आप देखिए अपने सोशल मीडिया के ऊपर ट्विटर पैगाम में कहा है कि मैं इसकी माजरत कर रहा हूं, और बहुत से आपके लोग जो हैं जो मीडिया से रिलेटेड हैं वो वजह बयान भी कर रहे हैं। तो अब मैं वजह बयान करूंगा तो मलिया हाशमी भी हट गई हैं, कहीं ये ना होगा कि प्रोग्राम में आप भी जाती रहें। सही, यानी आपके इल्म में ही नहीं है? नहीं, मेरे इल्म में है, मेरे इल्म में है, मेरे इल्म में है। आपके नातों के अंदर उसका बोझ नहीं उठा पाएंगे ना। मैं चाहता हूँ कि आप आती रहें टीवी पे, मतलब कि प्रोग्राम करती रहें। सबके इल्म में आप मेरा इतना ख्याल ना करें, वो मैं अपना ख्याल खुद कर लूंगी। अच्छा जी, फरमाइए। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि ये जो कल आप प्रोलॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो कौमी असेंबली का इजलास है, ये क्यों कर रहे हैं? किसने कहा हमें प्रोलॉन्ग करने की? देखिए देखिए टाइम पे वोटिंग कराएं, जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, देखिए मेरी बात सुनिए। सुप्रीम कोर्ट में कहीं नहीं उन्होंने कहा कि आपने शाम 5 बजे हमें रिजल्ट सबमिट करवाना है। मसला ये है कि हमें टेलीविजन पे बैठ के वो बात करनी चाहिए जो कहीं पे हुई है कि नहीं हुई है। मसला सिर्फ ये है कि वोटिंग का प्रोसेस इतना लंबा कैसे करेंगे? वोटिंग होती है, पहले बहस होती है। आप थोड़ा पार्लियामेंट के प्रोसीजर को, रूल्स एंड प्रोसीजर को पढ़ें ताकि हम लोगों को डिसरे ना करें। हम सब बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है, पहले पे वो बिल्कुल होती है, लेकिन सारा दिन नहीं होती है, और बाकायदा एक स्ट्रेटजी भी अपनाई जाती है कि भाई जानबूझकर उसको रोका जाएगा और उसको प्रोलॉन्ग किया जाएगा, जानबूझकर उस बहस को जो है वो प्रोलॉन्ग किया जाएगा। आप गलत कह रही हैं। एक पार्लियामेंट के अंदर पेश होने वाली किसी भी रेजोल्यूशन के ऊपर महीना बहस भी होती है, 15 दिन भी होती है, 10 दिन भी होती है, 5 दिन भी होती है। तो ये किसने कह दिया? कोई मुकय्यद नहीं किया गया कि टाइम के ऊपर। लेकिन जब तहरीक अदम एतमाद आ जाती है उस्मान बसरा साहब, तो टाइम के अंदर वोटिंग कराना लाजमी होता है। मैं बात नहीं कर रही, आइन और कानून के मुताबिक बात है। और इस पर जो सुप्रीम कोर्ट है, इस पर सुप्रीम कोर्ट भी अपना तहरीरी हुक्मनामा जारी कर चुकी है। क्या तहरीरी हुक्मनामा जारी किया? मुझे बताएं ना। मैं भी वोटिंग के अलावा आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो ये कहां हम कह रहे हैं कि वोटिंग नहीं करवाएंगे? ये किसने कहा आपको? Who said this to you? सही, तो मतलब वोटिंग कराएंगे बस थोड़ा डिले करके। मैं ये पूछ रही थी कि इसका मकसद क्या है कि इतना डिले किया जा रहा है? देखिए इसके ऊपर बहस होगी, खुदा के लिए स्पेशली ये स्ट्रेटजी बनाई गई है इजलास में। उस्मा मेरी बात सुनिए। मुझे ऐसे लग रहा है कि हम ऐसे इस बात के ऊपर स्टक कर गए हैं। सिंपल ये है कि वो आएगी, उस पर बहस होगी उसके ऊपर मुकम्मल, उसकी दोनों अतराफ से लोग उस पर बात करेंगे, और बात करने के बाद उसके ऊपर वोटिंग होगी। दैट्स इट। इसमें कौन सी दूसरी बात है? और ये मैं थोड़ी इस पे अपना थोड़ा सा एजिटेट कर रहा हूँ इस बात के ऊपर कि आप किस तरह कह सकती हैं कि हमने कुछ प्लान किया हुआ इसको डिले करने का। आई थिंक वी शुड नॉट से दिस ऑन द नेशनल, क्योंकि आज के इजलास के बाद ये चीजें जो है वो सामने आई है कि वज़ीर आज़म ने ये बाकायदा हिदायत जारी की हैं। अच्छा, ब्रिगेडियर साहब, बिल्कुल जारी नहीं की किसी को। ब्रिगेडियर साहब, आप क्या देख रहे हैं कि एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है, एक नैरेटिव बिल्ड भी किया जा रहा है। ये बहुत से तज्जिया निगार और तबसरा निगार ये कह रहे हैं कि एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है पीटीआई की जानिब से, ताकि अगले इलेक्शंस में जो है वो उसको इस्तेमाल किया जा सके। तो क्या आप समझते हैं कि जो एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है वो उनके अगले इलेक्शन में ऐसी सूरत में कामयाब हो सकेगा कि जब 3.5 साल की परफॉर्मेंस अवाम के सामने है? देखें उस्मा, ये नैरेटिव इस तरह बिल्ड नहीं हो रहा, बल्कि किसी की गलती है ना कि अगर पहले अमेरिकन ने इन्वॉल्व किया है, फिर अपोजिशन के साथ एक उन्होंने उसको लिंक किया है, उनके बाद रिपोर्ट्स हैं,
मिल के उसके बाद उन्होंने ये बात की है, नैरेटिव की बात चलिए ये तो ब्रिगेडियर साहब ये तो वाजे हो जाएगा ना, ये जो कमीशन बनेगा तहकीकात करेगा और उसके बाद ये सब क्लियर हो जाएगा। इससे आगे चलते हैं कि एक नैरेटिव जो बन रहा है या जो बनाया गया है पीटीआई की तरफ से, क्या इस बयानिए का अगले इलेक्शंस में पीटीआई को फायदा होने वाला है या नहीं, ऐसी सूरत में जब 3.5 साल की परफॉर्मेंस अवाम के सामने है? मेरे ख्याल में सारी परफॉर्मेंस भूल गए। ये नैरेटिव इमरान खान ने बहुत इंटेलिजेंटली बिल्ड किया है और उन्होंने जय जान के किया है, जैसे भी किया है उसका ग्राफ बहुत ऊपर चला गया। केपीके के इलेक्शन से आप अंदाजा लगा सकती हैं कि बहुत फर्क पड़ गया और अभी भी नैरेटिव लेके चल रहे हैं। अगर सोशल मीडिया पे देखें, जो मैंने भी एज इंडिपेंडेंट देखा है, काफी जगह पर लोग इसको क्रिटिसाइज डिसीजन को भी कर रहे हैं। जो डिसीजन है ये एक्सपेक्टेड नहीं था जी। इस तरह डिसीजन वन साइडेड नहीं होना चाहिए था। और फिर खास तौर पे वो लीडर जिसको सजा हुई है, जो बेल के ऊपर है, जिस पर करप्शन की चार्ज हैं, फर्द जुर्म आयद होने वाली 11 अप्रैल को, और अगर आप उनको कोर्ट में रोस्टर में बुला के उनसे पूछें वो अल्लाह का वास्ता दे, आई थिंक ये चीजें नहीं करनी चाहिए थी। इससे ये पता चलता है कि पार्शियलिटी कोर्ट, ये कोर्ट को कभी भी नहीं करना चाहिए था। या तो सब हेड ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी को बुलाते, इमरान खान को बुलाते, मौलाना फजल रहमान को बुलाते, पीपल्स पार्टी को बुलाते, एमक्यूएम को बुलाते, सबको बुलाते, फिर दे कुड हैव जस्टिफाइड। और उसके बाद जिस तरीके से डिसीजन आया, क्या उन्होंने अभी जो आर्टिकल 63A है जो प्रेसिडेंट ने एक रेफरेंस भेजा हुआ है, कोर्ट ने उसका डिसीजन दिया, सबसे पहले वो जरूरी है। अगर उसका डिसीजन आएगा तो उससे पता चलेगा कि इनकी क्या पावर्स हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, कैसे होता, वो भी नहीं किया। तो आई थिंक ब्रिगेडियर साहब वन बाय वन चलते हैं ना, वन बाय वन चलते हैं। स्पीकर ने रूलिंग दी, वो आइन के खिलाफ थी, उसकी तशरीह करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया कि यहाँ पर रूलिंग जो है ये रूलिंग गलत थी, क्योंकि उस दिन अदम एतमाद आया हुआ था वज़ीर आज़म के खिलाफ, और उससे पहले जब जो लीव ग्रांट दी गई थी उसमें अदम एतमाद को मुस्तरद नहीं किया गया था, तो उसके बाद अदम एतमाद वाले दिन इसको क्यों मुस्तरद किया गया, ये एक बिग क्वेश्चन था। और वो गैर आइनी इकदाम था, और उसके बाद जितने भी गैर आइनी इकदाम होंगे वो रिवाइज हो जाएंगे। ये तो एक सादा सी बात थी जो कि अगर उसको सियासी रंग देने की कोशिश की जाए तो शायद ये सबको बुलाना चाहिए था और सियासी फैसले करने चाहिए थे, क्योंकि एक तरफ आइनी बहरान है और एक तरफ सियासी बहरान है। तो मेरा ख्याल है आइनी बहरान जो है वो ज्यादा शदीद हो सकता है और ये प्रोलॉन्ग कर सकता है और ये नस्लों तक को अफेक्ट कर सकता है। तो जो है वो 63A वाला जो आप जिक्र कर रहे हैं वो तो अभी मामला जो है वो उससे अलग है, ये कहा भी गया है। लेकिन ब्रिगेडियर साहब दूसरी तरफ ये जो एक प्रोपेगेंडा होता है या एक नैरेटिव बिल्ड किया जाता है, क्योंकि जैसे जब इमरान खान आए तो फौज के खिलाफ जो या वोट को इज्जत दो के नाम से एक नैरेटिव नून लीग की तरफ से भी बिल्ड किया गया। तो ये जो नैरेटिव्स बिल्ड किए जाते हैं या पूरा अवाम में अपनी एक स्ट्रेटजी भेजी जाती है, अपना एक प्रोपेगेंडा किया जाता है, तो ये इतना स्ट्रांग हो जाता है थोड़ी देर में कि लोग उसको कबूल करने लग जाते हैं। मेरा सवाल यह है कि ऐसी क्या रीजंस होती हैं कि जिनकी वजह से इस प्रोपेगेंडे को या इन नैरेटिव को बाय किया जाता है? देखिए वो तो रीजन बड़े क्लियर उन्होंने बता दिए ना, और फिर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं पूछा कि लेटर को क्यों डिस्कस नहीं किया गया। अगर बात की आर्टिकल 5 की तो उसको डिस्कस तो करें, उसको जिक्र तो करें ना, कि फिर आप इसको पार्लियामेंट में इन कैमरे में डिबेट कर लें। कहीं ना कहीं तो प्रूफ होना चाहिए ना। या कमीशन बनाए आपसे सडनली एक एक चीज जो छूट करती थी ऑपोजिशन को वो कोर्ट ने डिसीजन दिया। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने टोटली उसी दिन ये अनाउंस कर दिया कि हम इलेक्शन नहीं करा सकते, हम 7-8 महीने लगाएंगे। दैट मीन के वो देयर पार्टी टू, ये उन्होंने उस दिन क्यों डिसीजन किया। बड़ी चीजें जिससे लिंक करते हैं कि किस तरीके से ये पूरा मैनिपुलेट हुआ है कि इसको कैसे करना चाहिए। ठीक हो गया, ठीक। बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे, जस्टिस नासिरा जावेद साहिबा मौजूद थी, उस्मान बसरा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, जहदर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाजत, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी इसी वक्त। अल्लाह निगहबान।